दोस्तों, हमारे देश में दलित लड़कियों और दलित वर्गों के शोषण की ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, लाखों कहानियां हैं। उनमें से ही एक अनोखी कहानी हमको देखने को मिलती है तमिलनाडु में। पार्टिकुलरली आज के समय में ये जो प्रथा है बंद हो चुकी है, जिसका नाम है देवदासी प्रथा। नाम से ही क्लियर है, देव की दासी। मतलब देवदासी एक ऐसी परंपरा थी जिसमें कम उम्र की जो दलित वर्ग से आने वाली लड़कियां हैं, इनको भगवान की पत्नी या फिर सेविका घोषित कर दिया जाता था। अब इनको मंदिर में समर्पित कर दिया गया है। देव को के नाम पर इनको मंदिर में समर्पित कर दिए और मंदिर को चला रहा है पुजारी। पार्टिकुलरली ये परंपरा विशेष रूप से दक्षिण भारत जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में प्रचलित रही है। वहीं यदि हम बात करें ओरिजिन ऑफ द ट्रेडिशन की, प्राचीन काल में देवदासियां मंदिरों की देखभाल करती थीं, धार्मिक गीत प्रस्तुत करती थीं, साथ ही साथ नृत्य और कला संस्कृति की ये संरक्षक मानी जाती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई महिला यदि दलित है, इसके बावजूद भी समाज में उसको सम्मानित माना जाएगा और ये नाचने और गाने में काफ़ी पारंगत हुआ करती थी। इसका मूल उद्देश्य ये था कि देवता की सेवा करना, मतलब जैसे कि देवी येलम्मा या फिर लक्ष्मी को समर्पित करना। इसके अलावा बहुत सारे जो धार्मिक आयोजन हुआ करते थे उनमें ये पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन समय जैसे जैसे बीतते गया, इसमें भी विकृति पैदा होते गई। मतलब जैसे ही हम मध्यकाल की बात करते हैं तो जिस उद्देश्य से इसको चालू किया गया था वो उद्देश्य अब कुछ और ही हो गया था। देवदासियों को मंदिरों में समर्पित तो किया जाता था, लेकिन बाद में वहाँ के जो पुरोहित हैं, बड़े बड़े सामंत हैं, इसके अलावा और भी जो जमे ठमे लोग हैं, रसूखदार लोग थे, वो इनका सेक्सुअल वायलेंट करना चालू कर देते थे और धीरे धीरे करके इनको वेश्यावृत्ति में धकेला जाता था। इस प्रकार से पूरी तरह से यहाँ पर हमको चेंजेस देखने को मिला। बात करते हैं कि आखिर कैसे करके गर्ल्स को डेडिकेटेड किया जाता था। तो जो गरीब परिवार है, विशेष रूप से दलित या फिर पिछड़े समुदाय की लड़कियां बहुत छोटी उम्र में 6 से 10 साल की उम्र में ही देवता को समर्पित कर दी जाती थी। पत्तल पूजा नामक समारोह किया जाता था जिसके माध्यम से ये समर्पण होता था। एक बार देवदासी बन जाने पर फिर वे विवाह भी नहीं कर सकती थी। वहीं यदि हम बात कर लें सोशल स्टेटस की, तो शुरू में तो काफ़ी सम्मानित स्थान रहा, लेकिन बाद में निंदा, बहिष्कार और शोषण का ये प्रतीक बन गया था और समाज में इनको दोयम दर्जे की औरतें समझा जाने लगा था। वे विशेष रूप से आर्थिक रूप से गरीब हुआ करती थीं और दूसरी तरह इनका शोषण हुआ करता था। आज के टाइम पीरियड में देखा जाए, देवदासी प्रथा आज के टाइम में पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसके लिए बहुत सारे कानून आए। 1982 में एक कानून आया, एक आया 1988 में, जैसे कर्नाटक देवदासी प्रतिषेध अधिनियम 1982 और आंध्र प्रदेश देवदासी निषेध प्रतिनियम 1988 आया था। हालांकि देखा जाए कानून ने प्रतिबंध कर दिया है, इसके बावजूद भी बोला जा रहा है कि कुछ ग्रामीण इलाकों में ये प्रथा अब भी गुप्त रूप से जारी है। कई सारे एनजीओस और सामाजिक कार्यकर्ता इन महिलाओं का पुनर्वास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं यदि हम बात कर लें पार्टिकुलरली कौन से टाइम पीरियड में ये प्रथा ज़्यादा चल रही थी, तो देखिए देवदासी प्रथा का जो सटीक ईयर है उसका पता करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इतिहासकारों के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रथा 6वीं से 7वीं शताब्दी 6 to 7th सेंचुरी के दौरान साउथ इंडिया में चालू हुई थी। इस टाइम पीरियड में यहाँ पर चोल, पल्लव और विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था उस टाइम में। लेकिन ये सम्मानजनक परंपरा थी। लड़कियाँ भगवान को समर्पित की जाती थीं और वे मंदिर में नाच, गाना, पूजा, सेवा के काम करती थी। जैसे जैसे हम बात करते हैं 13वीं से 15वीं सदी की मध्यकाल की, तो ये प्रथा अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से हट करके यौन शोषण, सेक्सुअल वायलेंस और वेश्यावृत्ति, ठीक है, इसमें बदल चुकी थी।
आगे चल कर के अंग्रेज़ों ने भी इसका मिसयूज़ किया। कई सारे ब्रिटिश अधिकारियों ने भी इसे शोषण का माध्यम बनाया था। बात करते हैं कि इसको किसने एबॉलिश किया या फिर ख़त्म करवाया, तो इसके लिए जाने जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने देवदासी प्रथा को दलित महिलाओं के शोषण का साधन बताया था और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। साथ ही साथ मोक्तेबी बाई, रुक्मणी बाई, मीराबाई जैसी जो पूर्व देवदासियां हैं, उन्होंने भी इस प्रथा के खिलाफ बोलना चालू किया था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भी इसको अनैतिक परंपरा कहा और बोला कि इसको तो समाज से हमें ख़त्म ही कर देना चाहिए। वहीं यदि हम बात करें कि लीगली इसको कब बैन किया गया, तो उस समय में राज्य हुआ करता था जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यहाँ पर बॉम्बे देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट 1934 आया। फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 1947 में कानून आया था मद्रास देवदासी प्रिवेंशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट। फिर कर्नाटका में आया था 1982 में, आंध्र प्रदेश में आया था 1988 में। अब चलते हैं सीधे एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं पहले एडिटोरियल को। पहले नंबर का एडिटोरियल हम चर्चा करने वाले हैं भारत के बार काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत में वकालत से संबंधित लीगली कोई भी नियम कानून बनाने हैं, रेगुलेशन करना है, तो इसके लिए सरकार की तरफ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है। हाल फिलहाल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ इस प्रकार के नियम कानून बनाए हैं जिसमें भारत में विदेशी वकील, मतलब अमेरिका को कोई वकील या फिर अमेरिका की कोई कानून से संबंधित लॉ फर्म है, उसको यहाँ पर काम करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए यदि उसको ऑपरेशन यहाँ पर करना है अपना, तो उसके लिए कुछ नए नए नियम लेकर के आई है BCI, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इन नियमों का लीगल प्रोफेशन के अंदर कई सारे लोगों ने तो स्वागत किया, लेकिन अमेरिका की कुछ जो कंपनियां हैं इस पर कड़ी आपत्ति जता रही। उनका कहना है कि ये जो कानून है आए हैं नॉन ट्रेड बैरियर हैं और उनका मकसद अमेरिकी लॉ फर्म्स को भारत के लीगल सिस्टम से बाहर करना है या फिर रोकना है। मतलब सरकार जो कानून लेकर के आई है वो वहाँ के वकीलों को, वहाँ की कंपनियों को यहाँ पर काम करने से रोक रहे हैं। लेकिन ये आलोचना BCI के काम और भारत के लीगल फ्रेमवर्क को ठीक से नहीं समझने का नतीजा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे देश के कानून को अच्छी तरह से समझा नहीं है। असल में देखा जाए नए कानून जो आए हैं विदेशी वकीलों और फर्मों को भारत में काम करने की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन साथ में सरकार ये भी चाहती है कि भारतीय लीगल प्रोफेशन के जो मानक हैं वो कंटिन्यू रहें। यहाँ के स्टेक होल्डर के हितों की भी रक्षा करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में ऐसा हो जाएगा भारत में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो वकील बन रहे हैं, उनके लिए रोज़गार के अवसर कम हो जाएंगे, रोजी रोटी उनकी कम हो जाएगी। बात करते हैं कि अमेरिका की तरफ से कौन कौन सी शिकायतें आ रही हैं। पहले नंबर की बात यह है, इसको वो एक नॉन टैरिफ बैरियर के तौर पर देख रहे हैं, इसको वो बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसमें बैरियर लगाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। जैसे कि टैक्स लगाते हैं ना, टैक्स की जगह में कुछ और बैरियर लगा दिए हैं। उनका आरोप है कि ये कानून, ये नियम अमेरिका की लॉ फर्म पर बेवजह प्रोसीजरल पाबंदी लगा रहे हैं, जिससे वे भारत में काम ही ना कर पाएँ। दूसरे नंबर की बात यह है, यदि इस प्रकार के नियम कानून आप ला रहे थे तो सलाह मशविरा लेना ज़रूरी था, आपको ग्लोबल कंसल्टेशन करना चाहिए था। तीसरे नंबर में आ जाता है नियमों में लीगल वर्क की विकृति, साथ ही साथ क्लाइंट की पहचान जैसी जानकारी बताने की शर्त है। आपका जो काम है वो लीगल होना चाहिए, साथ ही साथ आपको क्लाइंट की पहचान भी बताना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप काम कर पाओगे। जबकि अमेरिकन बार एसोसिएशन के क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी नियमों के उल्टा है, जबकि भारत में उल्टा है। फ्लाई इन फ्लाई आउट नियम, अमेरिका की कंपनियों का कहना है कि टेम्पररी रूप से काम करने वाले, मतलब फ्लाई इन फ्लाई आउट वकीलों पर जो लगाए गए समय और जानकारी देने के नियम हैं
कि वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो जानकारी देने के नियम हैं, रेसिप्रोसिटी मतलब आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय वकीलों पर अमेरिका में तो ऐसे कोई प्रतिबंध हम नहीं लगाए हैं। फिर अगला आरोप लगाया जाता है कि आप अचानक से इस प्रकार के नियम कानून ला लिए हैं और हमारे यहाँ के वकील की लिखाई पढ़ाई को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से। इसके बाद कहना है कि इससे हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं, हमारे यहाँ के जो वकील हैं, उनको नुकसान होगा। लीगल इंगेजमेंट पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी कानूनों में कुशल वकील की कमी के चलते भारत की कंपनियां अमेरिकी कानूनों से जुड़े सौदे करने से हिचक सकती हैं। लेकिन यहाँ पर रियलिटी को चेक करना ज़रूरी है। पहले नंबर की बात यह है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ट्रेड करने वाली कोई संस्था नहीं है। ये एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका काम है भारत में जो वकालत का क्षेत्र है एंड जो प्रोफेशनल कंडक्ट है, इनके मानक को बनाए रखना और उनकी हितों की रक्षा करना। अब कानून का कोई अभ्यास कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, या फिर अपना कोई काम यहाँ पर उसको मिला है भारत में, तो ये कोई ट्रेड नहीं है। तो प्रैक्टिस ऑफ लॉ किसी ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची यूनियन लिस्ट की प्रविष्टि नंबर 77 और 78 के अंतर्गत ये आता है। जबकि ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो इसके लिए अलग अलग अनुच्छेद प्रविष्टियां बनाई गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की सुसंगत स्थिति की। तो देखिए, हाल फिलहाल में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ना, इसमें भारत ने कानूनी सेवा को शामिल नहीं किया है जानबूझ करके, जबकि उसके ऊपर इंटरनेशनल दबाव था। इसके बावजूद भी उसने इसको शामिल नहीं किया। ये बताता है कि भारत की लगातार यह राय रही है कि कानूनी सेवाओं के लिए एक अलग से डिस्टिंक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज़रूरी है। इसके अलावा हम विदेशी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कानूनों में ढील दे रहे हैं। जैसे नियम 3 और नियम 4 की बात करें, तो इससे जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं, इनको भारत में काम करने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ कुछ शर्तें हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्लाई इन फ्लाई आउट की बात जब हम करते हैं, तो देखिए, जो नियम 3(1) है, इसमें प्रावधान क्या है कि जो अस्थायी छात्र हैं वो लोग आ सकते हैं हमारे देश में, लेकिन 12 महीने की अवधि में कुल ठहराव 60 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमने कुछ नियम कानून बनाए हैं। इसके अलावा अमेरिकी स्टेक होल्डर ने नियम 4(H) को काफ़ी प्रॉब्लम वाला बताया है, जिसमें बार में गुड स्टैंडिंग का सर्टिफिकेट ज़रूरी कर दिया गया है। बोला गया है कि आप गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेके आओ, क्योंकि उनकी व्यवस्था डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। हालांकि ये सीमा अमेरिकी नियामक संरचना से उत्पन्न होती है, ना कि BCI से या फिर भारत से। अब बात ये कर सकते हैं कि जो डिबेट एंड जो डिस्कशन है अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है। नियमों के संचालन के पहले कंसल्टेशन या फिर ट्रांजिशन पीरियड की कमी के बारे में जो आलोचना करी जा रही है, वो भी कोई मतलब की नहीं है। इस पर 20 साल से अधिक समय से बहस और चर्चा चल रही है, जिसमें विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टें भी हैं, वैश्विक परामर्श लिया गया है, प्रमुख न्यायिक निर्णय भी आए हैं, जैसे कि लॉयर्स कलेक्टिव वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस A.K. बालाजी 2018 का जजमेंट। यही सब थे जिसके चलते चलते डिमांड हुई कि नहीं, हमें इस प्रकार के नियम कानून लाना चाहिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले एडिटोरियल की तरफ, जो कि बात करता है यूक्रेन रसिया वार। इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब इस युद्ध जो है किस स्थिति में पहुँच चुका है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब एंड पीस टॉक की हम चर्चा करेंगे।
1 जून को यूक्रेन ने रूसी अड्डों पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम से ड्रोन हमले किए थे। ये हमले ऐसे समय में हुए जब इस्तांबुल में दूसरी दौर की शांति वार्ता और नेटो का विलिनियस में सम्मेलन होने वाला था। ऐसे ही टाइम पीरियड में ड्रोन अटैक कर दिया गया यूक्रेन की तरफ से। अब इसके बाद देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो शांति की बातचीत होने वाली है वो नहीं हो पाएगी। यूक्रेन रसिया युद्ध अब चौथे साल में है। दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है और दुनिया दबाव बना रही है कि युद्ध खत्म हो जाए। इस्तांबुल पीस प्रोसेस फिर से शुरू हो गई है, लेकिन बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं, जैसे कि क्या यूक्रेन के हमले युद्ध की दिशा बदल देंगे? फिर क्या यूक्रेन इतने लंबे युद्ध को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा? एंड क्या यूक्रेन, रूस, अमेरिका, नेटो और ईयू आपसी मतभेद को दूर करके शांति बनाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बात करते हैं द रिटर्न ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में शांति वार्ता रुक गई थी, लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसको फिर से चालू कर दिया है। 16 मई और 1 जून को 2 बैठक हुई, जिनमें प्रिजनर्स स्वैप मतलब प्रिजनर्स का आदान प्रदान एंड सीज फायर के ऊपर बातचीत हुई थी। लेकिन दोनों पक्षों की मांगें अभी भी बहुत अलग हैं, जिससे जो समझौता है और भी ज़्यादा काफ़ी मुश्किल हो गया है। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं 2022 की, तो देखिए 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक संभावित शांति समझौते को ठुकरा दिया था। उसने बोला कि मैं सीज फायर नहीं करूंगा या फिर मैं शांति के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको उम्मीद थी कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊंगा, और यदि मैं नाटो में शामिल हो जाता हूं तो फिर रसिया को मुझे चखाया जा सकता है, क्योंकि एक देश के ऊपर हमला मतलब सब देश के ऊपर हमला है। यूक्रेन का सदस्य बनते ही पश्चिमी देश उसको हथियार और पैसा देते रहेंगे, तो रसिया को मैं आसानी से झुका दूंगा। बात करते हैं ट्रंप की भूमिका शांति समझौते में। दिक्कत यह है कि अमेरिका हमेशा से ही अपना दिमाग लगाते रहता है कि अमेरिका फर्स्ट। इसकी पॉलिसी पर चलते हुए युद्ध जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। उनके दूत एनवॉय कीथ केलाग और मार्को रूबियो ने इसको प्रॉक्सी वार बताया, मतलब अमेरिका यूक्रेन की मदद करके और रूस के बीच में परोक्ष युद्ध करके, इनडायरेक्ट लड़ाई के रूप में। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अमेरिका इसलिए सपोर्ट दे रहा है यूक्रेन को ताकि रसिया को वो डाउन कर सके। ट्रंप ने फरवरी 2025 में रूस यूक्रेन बातचीत चालू करी। उनका जो पीस फ्रेमवर्क है किस प्रकार से है, जैसे हम यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उसे सिक्योरिटी गारंटी भी थोड़ी बहुत ज़रूर देंगे, और अभी तक कर भी रहा था अमेरिका मदद। दूसरी बात यह है सीज़ फायर होगा, युद्ध विराम होगा, एंड वर्तमान जो फ्रंट लाइन है वो जमेगा। रूस पर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। इसके अलावा यूरोप और रूस की क्या डिमांड हो सकती है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए यूरोप चाहता है कि यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा मिले, लेकिन उसकी सेना पर कोई रोक ना हो। इसके अलावा रसिया चाहता है कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे, नेटो में ना जाए और अपनी सेना को कम करे, डीमिलिटराइजेशन करे। अगर पश्चिम इन शर्तों को नहीं मानता है तो पुतिन चेतावनी देती हैं कि रूस युद्ध से अपनी शर्तें मनवाएगा, युद्ध के माध्यम से। फिर न्यूक्लियर थ्रेट भी है। फरवरी 2025 में ट्रंप ने रूस और चीन के साथ में डीन्यूक्लियराइजेशन टाक चालू करी, लेकिन रसिया को शक है कि ये अमेरिका का जाल है, हनी ट्रैप है, जैसे कि 1980 में रोनाल्ड रीगन ने सोवियत संघ के साथ किया था। रूस अपने न्यूक्लियर वीपन्स को सुरक्षा के लिए ज़रूरी मानता है। इसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहते हैं कि यूक्रेन को तब तक सहायता दे दो जब तक रूस हार न मान ले। 2022 में ईयू की सांसद ने रूस को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित कर दिया था। इससे और भी ज़्यादा बातचीत में दिक्कत जाती है।
ट्रंप युद्ध ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका की छवि बचाना चाहते हैं। साथ ही साथ चाइना और वेस्ट एशिया, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन पर अब वो ध्यान देना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये मुद्दा काफ़ी पुराना हो चुका है। फ्यूचर ऑफ द वार की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, यूक्रेन के हमले बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 20 मई 2025 को यूक्रेन के ड्रोन ने पुतिन के कॉन्वे पर, मतलब काफिले पर हमला किया। जवाब में रशिया ने यूक्रेन की सीमा पर सिक्योरिटी बफर जोन बनाने की बात करी। पुतिन ने चेतावनी दिया है कि अगर अभी भी शांति नहीं हुई तो आगे समझौता और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम देखें दोस्तों, तो न्यूज़ के अंतर्गत एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, डेमोग्राफिक रिपोर्ट, जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग पहुंच चुके हैं 146.39 करोड़ बाय अप्रैल 2025। ये पता चला है यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक रिपोर्ट के माध्यम से। इसमें ये भी बताया जाता है कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें गिरावट देखने को मिली है। ये पहुंच गया है 1.9, जो कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 होना चाहिए, लेकिन इससे भी कम हो चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल हम किसको बोलेंगे? जैसे कि हम अपनी फैमिली की बात करते हैं, अपनी फैमिली में मम्मी पापा हैं और 2 बच्चे हैं। अब हमारे जो बच्चे अब माता पिता के जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे पैदा करेंगे कि ये जो फैमिली का कहना चाहिए बैलेंस है वो बना रहेगा आने वाले टाइम में। तो उनको 2 से अधिक बच्चे होना चाहिए, 2.1 बच्चे करने पड़ेंगे, लेकिन ये इससे भी कम हो गया है आज के टाइम में। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी का रेट का मतलब है कि एक महिला जब कहना चाहिए प्रजनन की आयु होती है तब तक वो एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है अपनी लाइफ में। रिप्लेसमेंट लेवल के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। रिप्लेसमेंट लेवल वो रेट होता है जिस पर जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिर बनी रहती है। वहीं ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025, जिसका टाइटल रखा गया है रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो भारत की जनसंख्या आने वाले 40 साल में बढ़कर के 170 करोड़ हो जाएगी, मतलब 1.7 अरब। और फिर उसमें गिरावट चालू हो जाएगा। रिपोर्ट ने बोला है भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जबकि चीन की जनसंख्या है 141 करोड़, भारत की है 146 करोड़। UNFPA की ये जो रिपोर्ट है भारत सरकार के 2019 के अनुमान से काफ़ी मेल खा रही है, जिसको एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने पब्लिश किया था। उसके हिसाब से बोला जाता था कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 141 करोड़ होने का अनुमान है, लेकिन हम उससे आगे पहुंच चुके हैं। वहीं भारत की जनगणना की बात करें 2021 में होने वाली थी, लेकिन उसमें देरी हो चुकी है। अब सरकार ने घोषणा किया है कि मार्च 2027 तक हम कंप्लीट करेंगे। भारत की जो पिछली जनगणना है 2011 में हुई थी, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसकी रिपोर्ट जो कि 2021 में आई थी, इसमें बोला गया है कि भारत की जो TFR है वो 2.0 है, जो कि पिछले साल के सेम ही है। रिपोर्ट में बोला गया था कि रिप्लेसमेंट लेवल की जो प्रजनन दर है वो राष्ट्रीय लेवल पर प्राप्त हो चुकी है। TFR ये बताता है कि एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव ईयर में एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। रिप्लेसमेंट लेवल TFR काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि एक पीढ़ी की जनसंख्या को अगली पीढ़ी की जनसंख्या के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके। लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ पर बताई जाती हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि लाखों लोग अपनी इच्छित संतान संख्या प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कितने बच्चे उनको चाहिए थे लेकिन वो उतने नहीं रख पा रहे हैं। यही जो है रियल फर्टिलिटी क्राइसिस है, ना कि जनसंख्या वृद्धि या फिर कमी। इसमें रिप्रोडक्टिव एजेंसी के महत्व पर जोर दिया जाता है, मतलब व्यक्ति को स्वतंत्र और जानकारीपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो
रिलेशन बनाने से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चे नहीं रखने से रिलेटेड हो, या फिर कब बेबी की प्लानिंग करना है इससे रिलेटेड। कुछ डेटा यहाँ पर बताए जाते हैं। भारत की जो युवा जनसंख्या है ना, काफ़ी बड़ी है, उसको रोज़गार चाहिए, नहीं देंगे तो ये बोझ बन जाएगी। 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो 24% है, 17% लोग 10 से 19 साल के हैं, 26% लोग 10 से 24 साल के हैं, और 68% वर्किंग एज ग्रुप में आता है, मतलब 15 से 64 साल की श्रेणी में आता है। इसके अलावा बताया जाता है वृद्ध लोगों की जनसंख्या के बारे में कि 65 या फिर उससे ज़्यादा उम्र के मात्र 7% है। जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते जाएगी, आने वाले टाइम पीरियड में ये परसेंट बढ़ेगा। 2025 तक पुरुषों की औसत आयु 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष रहने का अनुमान बताया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि इसमें शामिल जो जनसांख्यिकी आंकड़े हैं, कौन कौन से डेटा से उठाए गए हैं। डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे से, एंड यूएन एस्टिमेशन, साथ ही साथ वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 का संस्करण, एंड मॉडल बेस्ड फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्शन 2024 से उठाया गया है डेटा को।